और चिकित्सा में लिख लो वहां पे सुश्रुत सूत्र 33/9 नंबर। हो गया मार्क। इसी के बाद आ जाओ 10वें नंबर में। देखो यहाँ पे ना पंचकर्म गुणातीत की मीनिंग समझा रखा है, वो अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रखे हैं। एक बार तुम लोग पढ़ लेना उसे अपने से, कोई खास नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि पंचकर्म गुणातीत का मतलब क्या है। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे डलहन पंच धातु अस्थि स्थितम कुष्ठम तत्र कर्माणि संशोधनम संस्मरण। तो डलहन का थोड़ा सा मार्क कर सकते हो कि 5वीं धातु में जो कुष्ठ जाता है वो पंचकर्म गुणातीत होता है। नीचे से 3rd नंबर लाइन विमर्श में देखो, डलहन का है, क्योंकि डलहन की परिभाषा अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। पर इतना भी उसे फोकस मत करके पढ़ना कि उसी को रटते बैठना, कुछ दिमाग में रखना कि 5वीं धातु में पहुंच जाता है तो वो असाध्य वो डलहन ने बोला है। फिर इसका 10वें नंबर श्लोक में आ जाओ, यहाँ पे अर्श के लिए लिखा है कि अर्श में कौन से लक्षण हो जाते हैं, तो वो असाध्य हो जाते हैं। तृष्णा रुचि सूल से पीड़ित हो। फिर यहाँ पे जिसका रक्त अधिक निकल गया हो, शोफ तथा अतिसार हो। सारे शरीर से जो खून निकल जाएगा तो क्या होगा, जो एंड पार्ट है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, सामान्य सी बात है। तो इसको तुम लोग मार्क कर लिए। 11वें नंबर श्लोक में जब आते हैं, क्या आता है वहां पे, भगंदर का लिखा है। तो भगंदर में एक लाइन लिखी है कि वायु मूत्र मल कृमि और शुक्र ये जिस मनुष्य के भगंदर से निकलते हो। तो बहुत अच्छी, अगर इसे तुम लोग मॉडर्न रूप में समझने की कोशिश करो तो जब क्या होता है ना, मतलब अगर शुक्र आ रहा है तो वो जो फिस्टुला ट्रैक है वो कहाँ तक चला गया है, कहीं ना कहीं वो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, एपिडिडाइमिस है या स्क्रोटम है, कहीं वहां तक पहुंच गया है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एनएस में पहुंच गया है तो एनएस से वहां पे फीकल मैटर बाहर आ रहा है। तो जो एनएस से फीकल मैटर आ रहा है तो वहीं से क्या हो जाएगा, गैस भी बाहर आ जाएगी, वायु बाहर आएगी। और यूरिन आने का मतलब है कहाँ पहुंच गया है, ब्लैडर लेवल तक पहुंच गया है, या फिर रेक्टोवेसाइकल जो फिस्टुला होता है फीमेल में वहां तक पहुंच गया है, तो उसको ठीक करना मुश्किल है। इसीलिए इन्होंने बोला देखो, वायु मूत्र मल कृमि और शुक्र, मतलब लोअर जो सेगमेंट। सर ये पुरुषज कृमि आएंगे क्या इसमें, यदि ये कृमि है जो? नहीं, पुरुषज कृमि नहीं, कोई और भी कृमि डेवलप हो सकते हैं अंदर, जैसे मैगट्स वगैरह डेवलप होकर फिर वो बढ़ गए। पुरुषज कृमि नहीं, पुरुषज कृमि तो पुरुष से ही रिलेटेड रहेंगे, वो तो एनएस से ही आएंगे। मतलब उसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सड़न उत्पन्न हो गई हो अंदर, अंदर सड़न हो गई तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य की इस लेवल में चला जाएगा। ठीक है, 12वें नंबर श्लोक में एक लाइन लिखिए, प्रसून नाभि वृषणम। प्रसून नाभि वृषणम, इसको मार्क करो। ऐसा ही कुछ तुम्हें ना निदान अध्याय में मिलेगा जब अस्मरी में पढ़ोगे। हाँ सर, ये जो प्रमेय वाला श्लोक है 8 नंबर वाला, सर इसमें यथोक्त उपद्रव लिखा हुआ है, इससे हम क्या समझेंगे? कौन सा, 8वें नंबर में? हाँ, यथोक्त उपद्रव आविष्ट अति प्रस्तुते, जो सूत्र स्थान वहां पे चिकित्सा स्थान में जो इसके उपद्रव बताए गए हैं ना, प्रमेय के 11 उपद्रव, उन्हीं में से 2-3 के यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे अविपाक, अरुचि आदि। प्रमेय के उपद्रव बता चुके हैं, मतलब पहले चैप्टरों में उपद्रव बताया गया है या आगे बताया जाएगा ऐसा करके, तो जो उनमें बताए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड 2-3 नाम लिख दिए। तो ये उपद्रव जब प्रेजेंट हो जाएंगे और साथ में श्राविका, कच्छपिका, पीड़िका आदि हो जाएगी तो वो असाध्य हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सर। उपद्रव तुम्हें काय चिकित्सा में पढ़ाएंगे अभी। तो जब वो प्रेजेंट हो जाएंगे और साथ में प्रमेय पीड़िका के लक्षण आ जाएंगे, समझ जाओ वो असाध्य, ये बोलना चाह रहे हैं। या असाध्य नहीं कहेंगे तो उसमें आवरण चिकित्सा तुमको करना स्टार्ट कर देना, ये समझना। मतलब ये लक्षण आ गए हैं तो आवरण की चिकित्सा स्टार्ट करना है, मतलब उसे कोई ना कोई एक रसायन औषधि अपने ट्रीटमेंट में ऐड करना है। क्लियर? प्रसून नाभि वृषणम जो बताया हो ना, तो नाभि और वृषण, स्क्रोटम में स्वेलिंग आना, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये जब भी आएगा ना वो अस्मरी से रिलेटेड है। आगे भी पढ़ोगे निदान अध्याय में आएगा इस तरह। तो नाभि और वृषण सूज गए हो, मूत्र रुक गया हो, सूल हो रहा हो, तो तुम वैसे भी जानते हो कि जब अस्मरी है वहां पे ब्लॉक कर जाएगी, तो अगर पेनिस के आगे पे ब्लॉक कर गई, यूरिथ्रा में ब्लॉक कर गई है तो पीछे रोक देगी और वहां पे पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। अगर ब्लैडर के पास रीजन में रखा है वहां पे, या स्पर्मेचूरिया हो गया उसे, तो वहां पे यदि स्पर्म की शुक्र अस्मरी हो गई है तो वो वहां पे ब्लॉक करेगा तो भी उसे पेन होगा। तो वही वहां पे लिखा है वृषण। ठीक है,
तो रुकेगा। अगर तुम लोग थोड़ा भी दिमाग लगा के पढ़ोगे तो जो रिलेटेड सिम्टम है वो वहीं पे मिलेंगे। अस्मरी में नाभि, वृषण और मूत्र रुक गया हो तो उसके कारण सूल होगा। फिर इसका 30 नंबर श्लोक में आओगे तो मूड गर्भ के लिए लिखा है, गर्भकोश अप्रसंग हो जाएगा, मक्कल सूल हो जाएगा, योनि संवरण हो जाएगा। योनि संवरण मतलब योनि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना थोड़ा सा। तो इस तरह के जो उपद्रव होते हैं वो मूड गर्भ स्त्री को मार डालता है। रीड करना है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 14 नंबर श्लोक भी देखो ऐसे ही उदर रोगों में होता है कि पार्श भंग हो गया, अन्न में द्वेष हो गया, सोफ अतिसार से पीड़ित है। तो सोफ अतिसार उदर रोगों में भी आया है और पीछे जो है अर्श में भी आया है। तो अर्श भी एक प्रकार का उदर रोग ही है ना, अर्श भी उदर रोग है और ये उदर रोग है, तो दोनों में सिम्टम मिलेंगे ना। दोबारा पढ़ना कितना मुश्किल है यार। क्या क्या लीना? कुछ नहीं सर। म्यूट कर लो, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर में देखो, 20 में भी ऐसा कुछ नहीं है। 25 नंबर जरूर थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, अवांग मुखस्तु उन्मुखो क्षीण मांस बलो नरी नरा, इसको मार्क करो उन्माद के लिए, क्योंकि जब उन्माद चिकित्सा अध्याय पढ़ते हो तो वहां पे तुम लोग असाध्यता का देखते हो। 13 साल पुराना जो होता है, सिर को नीचे लटका लेता है ना, मुख से लार वगैरह गिरती है, और मांस बल क्षय। अगर तुमको पढ़े हो पिछला तो तुम्हें याद होगा लीना, है ना, मांस बल क्षय हो जाता है तो उन्माद का रोगी ठीक नहीं होता। वो चीज यहाँ भी आई है, क्षीण मांस बलो। तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति में मांस बल क्षीण हो गया है तो वो रोग असाध्य हो जाता है, वो असाध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह अवांग मुख, सिर को नीचे करके बैठा हुआ है या ऊपर करके बैठा है। वो तेरे नाम मूवी था ना, उसमें जो सलमान खान था लास्ट में ना, तो ऐसे ही करके सिर लटका के ऐसे नीचे बैठा रहता था, पागल हो गया था ना, सिर ऐसे नीचे लटका के बैठा है। और कैसा हो गया था, पहले अच्छा हट्टा कट्टा दिखाया गया था, लास्ट में उसे कैसा सा सूखा सा दिखाया गया था। क्षीण मांस बल छया, वो किसका है, इसका असाध्य लक्षण है। ठीक है, इसमें अपस्मार का भी लिखा है, प्रक्षीणम चलित भ्रू ध्रुवम, चलित भ्रुवम, उसकी जो भौं है वो बार बार चलेंगी, तो वो समझ जाओ कि अपस्मार में मरने वाला है, या वहां पे तुम्हें रसायन चिकित्सा स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आने लायक है वो बताता हूँ, पढ़ना तो तुम्हें सब है, अगर क्वेश्चन आने लायक है तो चौथा नंबर श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर का श्लोक। 3rd नंबर के श्लोक में मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताया था कि उपद्रवों से युक्त हो तो रसायन के बिना अवार्य हो जाते हैं, ये लाइन यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद जो है 9वां नंबर का जो श्लोक है, पंचकर्म गुणातीत कौन कौन से रोग होते हैं, 3 पॉइंट और नोट करो। चरक के अनुसार आवरण कितने प्रकार के होते हैं, 42 लिखो, चरक के अनुसार 42, वाग्भट के अनुसार 22 और सुश्रुत के अनुसार 13। 42, 22 और 13। मार्क कर लिए। 13 किस कहते हैं? सब 42 सॉरी, सुश्रुत के, चरक के 42, वाग्भट के 22, सुश्रुत के 13। ठीक है, क्लियर, मार्क कर लो, यही क्वेश्चन आने लायक है, बाकी तुम लोग रीड करते रहना तो इसके काम आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ अगले चैप्टर आ जाओ, 34 चैप्टर। आर्म फोर्स कॉलेज का एग्जाम टेस्ट दिया था तुम लोगों ने, एफएमसी का, एफएमसी का तुम लोगों के टाइम में होता था अलग से एग्जाम, पीएमटी की तैयारी जब कर रहे थे। देखो, अभी के जमाने में भी जो फौज है, फौज के पास उनके खुद के डॉक्टर हैं, है ना, तो वैसे सुश्रुत के जमाने में भी जो राजा होता था अपने साथ डॉक्टर लेके चलता था, या डॉक्टरों का एक ग्रुप रहता था। पीछे तुमने शल्य वो गुण देखे थे ना, राजारो राजज्ञो वैद्य का, राजा का वैद्य बनने लायक हुआ जो शल्य की गतियों को जानता था, शल्य के भेद को जानता था, पढ़ा था ना। 3 कंडीशन बताया था, तीसरी कंडीशन क्या थी, शल्य की गति, शल्य के भेद और गति भेद और उनके निर्णय के उपाय जानने वाला वैद्य, शल्य चिकित्सक था। देखो, ये शल्य चिकित्सक बनने लायक है, 3 चीज जान तुम लोग हो, बनने लायक हो नहीं ना। इसी तरह
तो ये जो सुश्रुत थे, तो यहाँ भी उन्होंने युक्त सेनी अध्याय, इसका नाम ही है, जो सेना में युक्त चीजें हैं या युक्त यहाँ पे उपयोग होने वाली हैं, उनका वर्णन किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये सब फालतू की बकवास लिखी है कि जो जीतना चाहता है वो ये सब चीजों का कलेक्शन करेगा, तुम हिंदी में पढ़ लेना। 6वें नंबर श्लोक में आ जाओ। एकोत्तरम मृत्यु शतम अथर्वर्ण पृच्छते, इसको मार्क करो। अथर्ववेद को जानने वाले 101 मृत्यु मानते हैं। ये अथर्ववेद नाम क्यों यूज किया सुश्रुत ने? क्योंकि उपांग है सर। अथर्ववेद का उपांग माना है ना, इसीलिए यहाँ बार बार अथर्ववेद का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार मृत्यु कितने प्रकार की है? 101 प्रकार की। और उसके भेद क्या बताए हैं? एक काल मृत्यु होती है और बाकी सब आगंतुक होती है। काल मृत्यु का मतलब होता है जो अपने समय पे आए, है ना, जो समय सीमा बताई गई है। जैसे सारंगधर के अनुसार 120 बताई गई तो 120 साल में मरे, वो काल मृत्यु है। लेकिन उसके पहले मर जाए तो सब आगंतुक है। वैसे काल मृत्यु यही बस नहीं है, पहले भी आ सकती है। मतलब एक ये कह रहे हैं कि अपने नॉर्मल रूप से जो मरे वो मृत्यु के अलावा कोई भी मर रहा है वो सब आगंतुक है। अच्छा एक बात बताओ, ये सुश्रुत ने 101 ही क्यों बोला, 102 क्यों नहीं बोल दिया? जैसे यंत्र 101 ही बताया, 102 क्यों नहीं बताया? 110 क्यों नहीं बोला? क्या ने बताया उनमें सारे टाइप कवर हो जाते हैं, सभी टाइप के। सभी टाइप के ना, जैसे कोई बोलता है कि इसको कर लिया तो बोले हाँ 100% कर लिया, 100%, या फिर बोलते हो 99.9% करेक्ट है। ये बोलते हैं कि ये शुद्ध है, इसमें कितने % गोल्ड मिला हुआ है, तो बोलते हो 99% गोल्ड है, तो 1% क्यों कम कर देते हो? डिफरेंट होता है, जैसे हस्त यंत्र मतलब हम श्रेष्ठ ये है बोलना तो चाह रहे हैं, हाँ बोलो। जैसे हस्त श्रेष्ठ यंत्र है बोलते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट होता है बाकियों से। मतलब मेन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लाख गलतियां करेंगे तो भी वो गलती इतनी माइन्यूट होगी कि वो नेग्लेजिबल है। तो सुश्रुत ने ये बोला कि इस दुनिया में जितने मरने के तरीके हैं वो सब अकाल है, और बस एक ही है, वो काल है। मतलब 99% जो मेथड है वो अकाल आएंगी और 1.1% जो काल मृत्यु है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 101 बोला है, जिसमें 100 अकाल आएंगी, 1 हो जाएगा। और जो यंत्र बताए तो बोले, और उनको भी मालूम था कि यंत्र और बनाए जा सकते हैं, तो उन्होंने इसलिए गिनाया 100। मतलब 100, इन 100 में से एक प्रधान यंत्र हस्त है, तो इसके लिए उन्होंने बोला चाहे दुनिया के जितने यंत्र बनाओगे उन सबसे प्रधान कौन सा होगा? हस्त होगा। इसलिए उन्होंने 101 गिनाया। समझ गए? 101 यंत्र और मृत्यु के प्रकार कितने? 101। नीचे दे रखा है तरीके पर, यहाँ से कोई काम का नहीं है। आ जाओ पेज में आ जाओ। ये सब ना कहानी लिखी है, पढ़ लेना, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। 16वें श्लोक में आओ। 15वें नंबर श्लोक में, 15वें नंबर श्लोक में लिखा है पे वैद्य, रोगी, औषध, परिचारक चिकित्सा के 4 पाद कहलाते हैं। इनके बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती है। सबसे पहले किसको है? सबसे पहला कौन है? सर वैद्य। तो मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? वैद्य। और सबसे लास्ट में किसको रखा है? परिचारक। अच्छा, अपन जितने आयुर्वेद डॉक्टर हैं ना, जो अपनी क्लिनिक खोलते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं? अपने पास किसी नर्स को रखते हैं क्या? क्योंकि अपन लोगों का क्या है, कम पैसा मिलता है या अपने पास देने के लिए कम है, तो अपन लोग क्या करते हैं, उसका काम खुद भी कर सकते हैं, या पेशेंट को बुलाते हैं वो उसका कर देते हैं। अपने हॉस्पिटल में पंचकर्म होता है, तो एक टेक्नीशियन होता है, उसके घर वालों को बुला लेते हैं, तो उसके घर वाले पंचकर्मा कराते हैं और टेक्नीशियन मारते हैं। देखा ना? तो परिचारक की जरूरत पड़ती है क्या अपन को? अपने हॉस्पिटल में कितनी सिस्टर काम करती है? तुम्हारे तिबिया कॉलेज में खूब सिस्टर, हमारे रीवा कॉलेज में तो एक सिस्टर, वो बिल्कुल ही काम नहीं करती थी, है ना? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता ना। तो पहले ही जानते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला परिचारक की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर पैसा है तुम्हारे पास तो रख लो, नहीं है तो छोड़ दो। और सबसे जरूरी कौन है? बिना वैद्य के कोई हॉस्पिटल मतलब ही नहीं है। बड़ा सा हॉस्पिटल की वालों तो जरूर नहीं है। हाँ, दूसरे नंबर पे रोगी रखा है, पेशेंट नहीं आते हैं, खोल के बैठे हुए मतलब नहीं है तब भी, है ना? अपना मेन काम तो रोगी से है। तो सबसे पहला वैद्य, दूसरा रोगी, तीसरा औषध और चौथा परिचारक, है ना? ठीक है, ये मार्क कर लो।
चरक में यही क्रम क्या आता है? भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। नहीं लिखा है यहाँ पे? लिखा हुआ विमर्श में देखो, 18वें नंबर श्लोक के विमर्श में लिखा है भिषक द्रव्याणु अधिष्ठाता है, ये उपस्थाता है। विषय द्रव्याणु उपस्थाता, भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। इन्होंने पहले भिषक को रखा है, फिर द्रव्य को रखा है, फिर लास्ट में रोगी है, उपस्थाता को रखा है, लास्ट में रोगी को रखा है। भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, रोगी को सबसे लास्ट में काउंट किया इन्होंने। ये क्रम पूछा जाता है, याद करना। एक क्रम पूछा जाता है, चरक का याद कर लो तो सुश्रुत का तुम निकाल लोगे। मार्क हो गया? चिकित्सा पाद चतुष्टयम चरक ने बोला, श्रुत ने बोला है। ये नीचे जो है ना, ये चरक का है, भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। सबसे पहले भिषक को रखा है, फिर द्रव्य को रखा है, फिर उपस्थाता को रखा है, फिर लास्ट में रोगी को रखा है। 19वें नंबर श्लोक में आ जाओ, वैद्य के गुण। गुण कहाँ पढ़े थे? शौर्य में शुक्रिया और समोच फर्स्ट चैप्टर में। शल्य चिकित्सक के चैप्टर में कितने होते हैं? शल्य चिकित्सक के गुण 6 गुण होते हैं। 6 होते हैं। 7 से 6। तो यहाँ पे ना वैद्य के गुण लिखे हैं, देखो, ये तत्वाधिगत शास्त्रार्थ हो, शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। दृष्ट कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क करो, दृष्ट कर्मा। फिर स्वयं कृति, सब कुछ अपने से देखा हुआ हो। लघु हस्ता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रसशास्त्र पढ़ो, रसशास्त्र में वहां पे रस, जो रसज्ञ होता है, मतलब जो रसशास्त्र करने वाला होता है, उसके कुछ कलर बताए गए, उसके हाथ के कुछ डिजाइन बताए गए, वैसा होना चाहिए। वहां पे भी आया है, जो रसशास्त्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे लघु हस्ता है, मार्क करो। चरक ने इसी के लिए जित हस्ता वर्ड यूज किया है। लघु हस्त वर्ड आता है तो वो सर्जन के हाथ ना छोटे होने चाहिए। पेट की सर्जरी करता है वो, तो अंदर काट के ऊपर की एब्डोमेन को काट के अंदर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जब बड़ा हाथ होगा तो क्या होगा? ज्यादा स्किलफुल करना पड़ेगा ना। छोटा हाथ होगा तो क्या आसानी से चला जाएगा ना। दूसरा क्या, हाथ की मूवमेंट उसकी बढ़ जाएगी ना, कहीं भी करना है, आज करना है, आसानी हो जाएगा। मुंह की सर्जरी करना है, इतना बड़ा हाथ है, वो उसकी उंगली नहीं जा रही है, तो इसलिए क्या, छोटा हाथ बढ़िया होगा। लघु हस्ता मार्क कर लेना। जित हस्ता वर्ड चरक ने यूज किया है। सूची होना चाहिए, सूर होना चाहिए। तो शल्य चिकित्सक के गुण तुमने पढ़ाई था, डरपोक नहीं होना चाहिए। फिर बाकी जो लिखा है ना, सत्य धर्म परम हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न धीमान हो जाएगा, व्यवसायी हो जाएगा, ये पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस कम है, पर पढ़ के रखना। दक्ष वर्ड इंपॉर्टेंट रखना, दक्ष होना चाहिए। दृष्ट कर्मा, ठीक है। अगले में आ जाओ, 21 नंबर श्लोक में आ जाओ, रोगी के गुण में आ जाओ। रोगी के गुण में लिखा आयुष्मान, जिसकी आयु ही नहीं बची तो क्या उसकी चिकित्सा करोगे? इसलिए सबसे पहला कैरेक्टर आयुष्मान लिखा है, मतलब उसका जीवन होना चाहिए। 119 साल का बुढ़ा आया है तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? सारंग ने तो 120 साल उम्र बताई है ना, बोलो 1 साल जी के क्या करोगे? जाओ आराम करो। तो यहाँ पे आयुष्मान, सत्ववान, मतलब उसका मन अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए कि ठीक हो जाएगा। साध्यो द्रव्यमान अधिक, रुपए पैसे वाला होना चाहिए। सही है गलत है? भेल है, जो द्रव्यवान रोगी होता है उसका असाध्य रोग भी साध्य हो जाता है। देखा है ना, अमीर आदमी को कैंसर होता है, ठीक हो जाता है। धोनी को हुआ था ना कैंसर, ठीक हो गया ना। पर कितने गरीब आदमी, धोनी को नहीं, युवराज को हुआ था युवराज सर। को हुआ था। अच्छा ठीक है, युवराज को हुआ था, तो कैंसर उसको हुआ तो ठीक हो गया ना, पैसा था उसके पास। लेकिन बाकी किसी को जब होता है तो क्या वो ठीक होता है? नहीं होता ना। तो भेल ने सही बोला ना, भेल को सबसे ज्यादा लोग गाली देते हैं, पर मैं देखता हूँ उसकी बातें बहुत सही है। द्रव्यवान रोगी का असाध्य रोग भी साध्य हो जाता है। भेल ने क्या बोला है, दारू पीने वाले व्यक्ति का ना जो बात व्याधि है साध्य हो जाती है। सही है। टाइप्स ऑफ में भी ये आर्टिकल निकला था,
कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको आर्थराइटिस की समस्या कम होती है, उनका आर्थराइटिस रोग ठीक होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी था ये, करीब शायद 16 या 15 10-12 का आर्टिकल था, 2010 या 12 का आर्टिकल रहा होगा। तो टाइम्स ऑफ दारू पी के फिर पेन लगेगा ही कहाँ उसको, फिर दारू पी के पेन लगेगा ही कहाँ उसको। पता ही नहीं चलेगा। दूसरा क्या होता है, यदि सम्यक मात्रा में लेते हैं तो वो अग्निदीपक होती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो मेनली क्या दृष्टि है, ऊष्मण धातु माध्यम अपचितम की दृष्टि है ना, और आम बन रहा है। यदि सम्यक मात्रा लेते हैं तो वो क्या करेगा, आम का समन करेगा। तो वहां पे है सर सम्यक मात्रा कितनी होती है? सम्यक मात्रा में नुकसान ना हो। सम्यक मात्रा का मतलब यही है कि जितना तुम आसानी से डाइजेस्ट कर जाओ और झूमो ना, बस वही सम्यक मात्रा है। ठीक है, द्रव्यवान इसका हो गया, मार्क कर लो। कथन को मानने वाला, वैद्य ने जो कहा वो ठीक हो जाए, जो मानेगा वो ठीक हो जाए। औसत के गुण देखो, औसत के गुण में सबसे पहले लिखी प्रशस्त देश संभूत, अच्छी जगह होनी चाहिए, उसके गुण अच्छे होंगे, नहीं मार्क करो। परिचारक के गुण में लिखा है स्निग्ध, अजुगुप्सु, घृणा न करने वाली, वैद्य वाक्य दृष्टांत, वैद्य ने जो बोला उस चीज को मानने वाला हो, वैद्य वाक्य दृष्टांत है, मार्क करो। तुमने ना परिचारक के गुण सूत्र कहाँ पढ़ा था? सूत्र आज क्वेश्चन 5 परिचारक के गुण वहां भी पढ़ा है, परिचारक के गुण यहाँ भी पढ़ा है, और यहाँ विमर्श चरक का भी लिखा हुआ है, जो मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था तुमसे। ठीक है, नीचे आ जाओ, 35 नंबर चैप्टर में आ जाओ। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनना है, यहाँ से अगर मार्क करना हो तो कर लो। 6वां नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, वही मार्क कराया था। 15 नंबर श्लोक में यहाँ पे जो द्रव्य के जो क्रम है, चतुष्पाद के क्रम है, वो याद रखना है। और जो 19 नंबर श्लोक है उसमें दृष्ट कर्मा। सर आपकी आवाज कट गई, दोबारा रिपीट कर दीजिए। 8वां नंबर श्लोक मार्क करे हो, मृत्यु के प्रकार, काल मृत्यु, अकाल मृत्यु 101। 16वें नंबर पे जो 4 पाद बताए गए हैं, और उनमें जो सबसे पहला कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्रम पूछा जा सकता है कि सुश्रुत ने चतुष्पाद को किस क्रम में रखा है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उनका क्रम डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए इसका कोटेशन याद रख लेना, वैद्यो व्याधुश्रेष्ठ भैर्जम परिचार का, इतना सा कोटेशन है, याद रखना। चरक का याद करना, इसी विवर्ष में पहली लाइन में दे रखा है, भिषक द्रव्याणु उपस्थित चतुष्टयम। ठीक है, मार्क हो गया। तो इसका 19 नंबर श्लोक में जो लिखा है, दृष्ट कर्मा स्वयं कृति लघु हस्ता सुचि सूरा। इसमें क्या है ना, सूर जो वर्ड आता है ना, शल्य चिकित्सक के गुण भी आता है, तो कभी कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें दे सकता है शल्य चिकित्सक का गुण नहीं है, तो उसमें शल्य चिकित्सक के 2-3 रख देगा, इनमें से कोई एक उठा के रख देगा। या फिर क्वेश्चन बना सकता है वैद्य के गुण है, तो उसमें क्या करेगा, शल्य चिकित्सक के गुण रख देंगे, तो तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा वही है ना, तो जो तुमने पढ़ा है वो दिमाग में घूमता है, तो इसलिए दोनों को अच्छे से पढ़ना। फिर इसके बाद यहाँ पे रोगी के गुण में लिखा है सत्ववान द्रव्यवान, इसको मार्क कर लो। औषधि गुण में प्रशस्त देश संभूतम इंपॉर्टेंट है, अच्छे देश में होनी चाहिए। और जो परिचारक के गुण में लिखा है गुप्सा ना करने वाला, स्निग्धो, ये सब ठीक है। तो स्निग्धो बलवंता वहां पे भी आया सूत्र 5 में, स्निग्धो बलवंता है ना, यहाँ पे स्निग्धो है, यहाँ से स्टार्टिंग है, वहां पे स्निग्धो बलवंता है। सूत्र 5 खोल के देखो चाहे। सूत्र 5 का स्निग्धा स्थिरा परिकर्मण स्निग्धा स्थिरा बलवंता, 3 शब्द दिए हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, सूत्र 5 का 6वां श्लोक 5/6। स्निग्धा स्थिरा बलवंता, ये परिचय। यस सर, मिल गया ना। और यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया है, स्निग्धो अजुगुप्सरो बलवान, अजुगुप्सरो वर्ड यहाँ पे और ऐड कर दिया। हो गया, कुछ खास नहीं है,
रीड करके रखना कि ऐसा कुछ दिया है। आ जाओ 35 नंबर चैप्टर में आ जाओ। नंबर चैप्टर जो है आतुरोग क्रमणीय अध्याय, आतुर का उपक्रम है ना। तो सबसे पहले पर क्वेश्चन आता है कि द्वादश परीक्षा, द्वादश परीक्षा का वर्णन कहाँ हुआ है? आतुरोग क्रमणीय अध्याय। मार्क करो। रोगों की चिकित्सा शुरू करने से पूर्व रोगी की आयु की परीक्षा करना चाहिए। ऊपर तुमने पढ़ा था आयुष्मान, श्लोक नंबर 21। आयुष्मान देखा? तो आयुष्मान है, तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, कैसे जानोगे कि ये आयुष्मान है कि नहीं है? तो उस आयुष्मान जानने के लिए उन्होंने 12 पॉइंट्स बता रखे हैं। 12 पॉइंट्स में सबसे पहला क्या लिखा है? रोग। कैंसर रोग हो रखा है तो क्या करते हो तुम लोग? भगा देते हो, जाओ दूसरे की क्लिनिक जाओ, मेरा नाम मत बदनाम करना है ना। फेस कर क्या होता है? ऋतु, गर्मी की ऋतु में किसी का रोग पक गया है तो ठीक नहीं करना चाहिए, रिस्क है। फेस कर दिया है अग्नि, उसकी अग्नि मंद हो गई। तुम लोगों को लाइन पढ़ाया था मैंने, ये वाला बताया था कान बंद करने वाला, शांति अग्नो ही मृत्यु युक्तम चिरंजीवित नामया। जिसकी अग्नि नष्ट हो गई तो क्या उसको ठीक कर लोगे? इसीलिए अग्नि। फिर लिखा है खत्म। बुढ़ापा आ गया तो ठीक नहीं होना है। देह, बूढ़ी देह हो गई है, कमजोर हो गई है तो ठीक नहीं होना है। तो साथ में प्रकृति, भैंसस, देश। सबसे अंत में कहा देश। के घटक चरक ने कहा बताए हैं? चिकित्सा के घटक चरक ने कहा बताए हैं? जहाँ बोला देश, काल, प्रकृति आदि को देख के चिकित्सा करना चाहिए। क्या चिकित्सा के पहले पेज में नोट्स में लिखा हुआ है? चिकित्सा के घटक। प्रवेश वीडियो ऑन करो। अलीना याद है क्या? सर मेरा डाटा खत्म हो गया 90%, सारा ही खत्म हो जाएगा। चिकित्सा के घटक चरक चिकित्सा 30 में पढ़ा है। चरक चिकित्सा 30 में पढ़ोगे चिकित्सा के घटक। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे बताया, देखो ये जो देश है ना, वहां पे ना देश को सबसे पहले लिखा है और यहाँ देश को सबसे अंत में लिखा है। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ तुमको मैं फोकस करवा रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सबसे अंत में किसको लिखा है, सबसे पहले किसको लिखा है। बस ये फोकस करके रखो कि ऐसी कोई चीज है। हो गया? यहाँ पे योग रत्नाकर का भी नीचे एक लाइन लिखा है विमर्श, सबसे लास्ट लाइन देखो। औषध मंगलम मंत्रो हन्यास विविधा क्रिया आयस्य आयुस्तस्य सिद्ध्यंति ना सिद्ध्यंति गतायुषा। जिसकी आयु है उसी की सिद्ध होगी, और जो गत आयु हो गई है ना उसकी सिद्ध नहीं होगी। यही बोल रहा है योग रत्नाकर। मार्क करो। औषधम मंगलम मंत्रो हन्यास विविधा क्रिया, विविध प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो आयु शेष वाले पे काम करती हैं, गत आयु पे नहीं करती हैं। ये सिर्फ तुमको नॉलेज के लिए रखना है कि कुछ ऐसा योग रत्नाकर ने बोल रखा है, क्वेश्चन आने का नहीं है। अच्छा, चरक ने सर्वप्रथम किसकी परीक्षा करने को बोला है? लिखो, चरक ने सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करने को बोला है, और वाग्भट ने सर्वप्रथम रोगी की परीक्षा करने को बोला है, और सुश्रुत ने सर्वप्रथम आयु की परीक्षा करने को बोला है। चरक रोग, वाग्भट रोगी और सुश्रुत आयु। सुश्रुत में ऊ की मात्रा आती है ना, तो आयु। सर दोबारा रिपीट कर दो एक बार। चरक ने सर्वप्रथम रोग की परीक्षा बोली, वाग्भट ने रोगी की बोला, और सुश्रुत ने आयु की बोली। चरक रोग, वाग्भट रोगी और सुश्रुत आयु। हो गया? नेक्स्ट पेज में आ जाओ, चौथे नंबर श्लोक में। चौथे नंबर श्लोक की ना हिंदी खुद से पढ़ना। यहाँ पे देखो एक आध दो लाइन लिखी हुई है, वो ठीक है, जैसे छाती विस्तीर्ण हो जाएगी, इससे स्नर ये छोटे हो जाएंगे, सब तो है, स्वर और नाभि ये गहरे ना हो, है ना। लास्ट में लिखा है पश्चात उसकी तरफ से जिसका शरीर सूखने लगता हो,
बाद में हृदय प्रदेश सूखता हो, उसने वैसे पुरुष को निश्चित ही दीर्घायु समझना चाहिए। रीड करने लायक, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना। क्वेश्चन बनना है 5वें नंबर श्लोक में। आओ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पे जो है आयु 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन कौन? दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु। और चरक ने कितनी आयु बताई है? 2 आयु बताई है। 4 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी 4? अवस्थाएं बताएगा 4। कौन कौन सी 4? सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। सुख हित ये कहाँ बताया है? फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में। और इनके लक्षण कहाँ बताया है? आयुर्वेद। दुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु के लक्षण कहाँ बताया है? चैप्टर 30। हाँ, 30 में। चरक ने उसका डिस्क्रिप्शन अलग बताया, उसके करेक्टरिस्टिक अलग बताया। सुश्रुत 35 ही इसको बता दिया दो पूरा। आयु के 3 भेद बताए यहाँ पे, दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु, और उसके करेक्टर भी लिखा। दीर्घायु में देखो लिखा हुआ है गूढ़ संधि सिरा स्नायु संघात इंद्रिय। ये क्वेश्चन आ चुका, मार्क करो। गूढ़ संधि तुमने नॉर्मल भी देखते होगे, जिनका बॉडी एकदम कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है, उसके जॉइंट्स वगैरह अच्छे से बंधे हुए दिखते हैं, और उनमें एक मांस वगैरह का लेप अच्छा हो रखा है, और उसका एक लस्टर वगैरह मेंटेन है ना, कोई प्रकार की डिसीज से ग्रसित नहीं है, जैसे उसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वो कैसा होगा? दीर्घायु होगा ना, लंबा जीवन जिएगा। और फिर लेकिन अगर वही चीजें क्या हो जाए, बीच में थोड़ी सी कम हो जाए, जैसे मध्यम आयु में देखो लिखा है 2, 3 या अधिक लंबी तथा साफ रेखाएं दिखाई देती हूँ मनुष्य के नेत्र के नीचे, 2, 3 या अधिक, तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम आयु हो जाएगा। पांव और कान मांसल हो, नासा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो। किल्विस की नाक देखे थे शक्तिमान में? शक्तिमान देखा है तुम लोगों ने? शक्तिमान नहीं सर। किल्विस की नाक ऐसे आगे को उठी हुई थी, लंबी सी थी, है ना? तो देखा सर। मध्यम आयु की है इसने, मध्यम आयु। अब ये देखो, ये तो मध्यम आयु की एज कितनी बता रखा है इन्होंने? 70 वर्ष 70 वर्ष से ज्यादा। 70 वर्ष से ज्यादा 70 से ऊपर नहीं, 70 तक जाएगा तो मध्यम आयु है। अभी तो लोग 70 साल में मर जाते हैं ना अपने में। जापान में जो है 70 साल से ज्यादा जीते हैं, उन लोगों की दीर्घायु होती है। अपने इंडिया में लगभग 70 साल में हो जाती है डेथ। बहुत कम लोग होते हैं इधर, जो तुम्हारे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इधर तरफ लोग लाइफ रहती है ज्यादा, पर इधर आओगे, बिहार आओगे, एमपी आओगे, यूपी जाओगे, तो इधर इतनी लाइफ नहीं है, कम रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, 11वें नंबर श्लोक में आ जाओ। अंगुली पर वे छोटे हों, शिश्न दीर्घ हो। जब ऊपर तुमको श्लोक नंबर 4 दिखा रहा था, तो वहां पे देखो लिखा है शिश्न और ग्रीवा ये छोटे हों। शिश्न और ग्रीवा में कौन सा बंध बांधने को बोला था? शिश्न और ग्रीवा में कौन सा बंध था? किसमें? शिश्न और ग्रीवा में कौन सा बंध बांधने को बताया था? सर ग्रीवा में तो मंडल, मुतौली या मंडल बंद में से कुछ मुतौली, था। मंडल नहीं था, मुतौली मुतौली बंध। शिश्न और ग्रीवा में मुतौली। तो देखो ये दोनों ही जब छोटे होंगे तो क्या होगा? जब ये दोनों यहाँ पे बड़े होंगे तो लाइफ कम होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक रिसर्च का टॉपिक बन सकता है ये। फिर इसके बाद जो उसके कान अपने स्वाभाविक स्थान से ऊंचे उठे हुए, वो देखे थे पीके मूवी? यस सर। पीके में उसके कान उठे थे ना ऊपर को। यस सर। अल्पायु होगा कि दीर्घायु? अल्पायु सर। अल्पायु, कान उठे, हाँ है ना, कान उठे थे ना, अल्पायु वाला हो जाएगा। और कितने वर्ष तक जिएगा वो? 25। बोलते समय उसके दांत दिखते थे क्या?
अच्छा पा मूवी देखो, प्रुजेरिया डिसीज सुने हो? प्रुजेरिया, उसमें जो है बच्चा छोटा रहता है तभी उसमें बुढ़ापे के सिम्टम आ जाते हैं। पा मूवी देखे थे अमिताभ बच्चन की? उसमें यस सर देखी हुई है। वो बूढ़ा सा दिखने था, है ना। हमने का लाइव केस देखा है, रीवा में एक केस आया था जब हम 3rd ईयर में 4th ईयर में थे, तो हमने देखा था बहुत छोटी हाइट थी उसके और वो पूरा का पूरा बूढ़ा दिखता था। उनके कान ना ऐसे ऊपर उठे हुए होंगे, उनको देखना, उसके दांत सब बाहर निकले होंगे, मतलब अलग 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 ही था। वो कितना जिएगा? 25 वर्ष। तो जो अल्प आयु है वो 25 वर्ष की है, मध्यम आयु 70 वर्ष की है, और दीर्घायु 70 से ऊपर जो जी जाए वो दीर्घायु। नोट करो, 25 में मार्क करो, 70 में मार्क करो, और दीर्घायु। चरक के अनुसार मध्यम आयु कहाँ तक है? पढ़ाऊंगा वैसे, जब संरचना शरीर बताऊंगा तो वहां पूरा। चरक के अनुसार मध्यम आयु 60 मार्क कर लो। अच्छा तुम लोग जानते हो जो वो थे विवेकानंद, उनकी डेथ कब हुई थी? कितनी उम्र में हो गई थी? सर 90 प्लस है शायद उनका। 90 प्लस मतलब 90 साल नहीं एग्जैक्ट तो नहीं पता। है? तो वो जल्दी मरे थे ना सर, उनके बुढ़ापे की पिक वगैरह कहाँ है? वो जल्दी मर गए थे, शायद 34 से वो यंग एज में मर गए डेथ हो थे गई थी। तभी उनका ये इसने देखो अच्छा दिमाग लगाया समाधि कि ली उनको थी बुढ़ापे उन्होंने की कोई तो, पिक नहीं। क्या समाधि ली थी उन्होंने तो, योग समाधि। योग समाधि ली थी? नहीं, उनका ऐसा था कि वो 34 से 35 साल की उम्र में क्या है, कई असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो गए थे और उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ देखो ना, एक लिखी हुई है उसमें, देखो 6वें नंबर की लाइन में, अल्पायु में बुद्धि आदि में विलक्षण होते हैं वे अक्सर अल्पायु होते हैं। जिनकी बुद्धि खूब तीव्र होती है ना वो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता कई बार। अगर कहाँ है ये? 6वें नंबर श्लोक की 2nd लाइन देखो विमर्श की। अगर ऐसा होता तो एपीजे अब्दुल कलाम भी तो कम बुद्धि वाले थोड़ी ना थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो ज्यादा बुद्धिमान थे, वो ज्यादा उम्र जिए ना। तो ये लाइन थोड़ी सी नहीं समझ में आती। हाँ, अपने में एक पित्त दोष पाया जा सकता है, पित्त दोष वाला होता है, जैसे वात दोष वाला वो अल्पायु का हो जाएगा, पित्त दोष वाला मध्यम आयु का हो जाएगा, कफ दोष वाला उत्तम आयु मान सकते हैं। पित्त दोष होता है ना, ये शरीर में क्या करते हैं,